हाउ वी फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। यहां से आपके एग्जाम में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पहले तो ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। फिर इसके बाद टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपके मिस्टेक होते हैं या जो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते, उनका प्रॉपर एनालिसिस करते हुए अपनी मिस्टेक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करके बार बार अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन मिस्टेक ना हो और आप अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। और मैं भी कोशिश करूंगा कि टेस्ट के सॉल्यूशन में एक एक पॉइंट आपको अच्छे से रिवाइज कराया जाए और आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं या एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक एग्जाम में करवा सकता है वो भी आपको बताया जाए। और देखो, जब आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, देखा होगा कि इस टेस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक एक टॉपिक अच्छे से कवर किया गया है, तो वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू एक एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप टॉपिक में क्या मिस्टेक कर सकते हैं और आप अपनी मिस्टेक को नोट डाउन करके उसका एनालिसिस कर लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक। और अगर आपके पास पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखने का टाइम ना हो, एटलीस्ट उन क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखें जो टेस्ट के टाइम आपसे या तो मिस्टेक हुए हैं या टेस्ट के टाइम पे आप सोल्व नहीं कर पाए। फिर अपनी मिस्टेक को साथ के साथ वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद रिवाइज कर लें। ठीक है भाई। अब हमेशा की तरह टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे जो आप रिवीजन के लिए नोट कर सकते हैं। तो इनमें है सेकंड क्वेश्चन, 5th, 8th, 11th, 12th, 17th, 18th, 20th, 21st, 22nd, 27th, 32nd, 33rd, 35th, 36th, 37th, 41st, 44th, 45th, 46th एंड 47th क्वेश्चन। यानी ये ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आपको दोबारा से इस टेस्ट को रिवाइज करना है और कंप्लीट टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, आप ओनली ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और इनमें से जो भी क्वेश्चन आपसे दोबारा से मिस्टेक हो जाता है या जो आप सोल्व नहीं कर पाते हैं, उसका आप एक्सप्लेनेशन देख के अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई। अब हम टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो डिकम्पोजिशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्वस सॉल्यूशन। देखो, शुगर है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम एसिटेट, इन चारों का आपको एक्वस सॉल्यूशन दिया गया और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, यानी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि कौन से का डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं भाई, हम सोल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सोल्ट्स का डिकम्पोजिशन होता है। ठीक। सोल्ट डिपॉजिट होते हैं जाकर, सोल्ट के आयंस डिपॉजिट हो सकते हैं या वाटर से H2 या O2 लिबरेट हो सकती है कैथोड और एनोड पे, ये हम इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हैं। लेकिन होता किसका इलेक्ट्रोलिसिस, सोल्ट का करते हैं ना। कभी आप ऐसे कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं क्या जिसमें आयंस ही ना हो? नहीं करते ना। यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करके ऐसे कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हम नहीं कर सकते। तो आपको दिखता है इनमें कौन सा कंपाउंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आयंस नहीं है? शुगर। शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक। बोलो, कोई डाउट नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, आंसर इज 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन, द पैसेज ऑफ करंट लिबरेट्स H2 एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड, द सॉल्यूशन इज कॉपर क्लोराइड इन वाटर, NaCl इन वाटर, कॉपर सल्फेट वाटर। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूं, पूरा इलेक्ट्रोलिसिस आपको अच्छे से रिवाइज करा देता हूं। आप पहले पढ़ चुके हैं, अब इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, मैंने आपको एक बात हमेशा सिखाई है भाई, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पर आप जानते हैं, कैथोड पर रिडक्शन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किसका होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा। यही हम पढ़ते हैं। और एनोड पे आप क्या पढ़ते हो? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, या यूं बोल दो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा।
ठीक, या आप ऐसे ही बोल सकते हो भाई कैथोड पे जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, और रिड्यूस होने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। और ऐसे ही एनोड पे जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। या यूं बोल दो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो अब एक मेथड तो ये है कि हमें सारे के सारे एलिमेंट्स के जो रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गिवन है वो याद हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। एक मेथड वो है जो मैं आपको सिंपल वे में सिखा रहा हूं। देखो कब भाई अगर आपको सीधा ये दे दिया NaCl है, मोल्टन NaCl है या फ्यूज्ड NaCl है, यानी उसमें क्या है Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है, तो डायरेक्ट आप बोल देंगे कि Na प्लस आयन जाकर के कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, क्योंकि Na प्लस आयन का क्या होगा रिडक्शन होगा, रिडक्शन कैथोड पर होता है। और Cl माइनस आयन का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, वो कहां पे होगा कैथोड पे हो, एनोड पे होगा, Cl2 गैस बन जाएगी वहां पे। ठीक, ये तो आप सीधा बता सकते हैं। लेकिन जब एक्वस आता है, देखो इसने ना वाटर में ले रखा, जैसे कॉपर क्लोराइड इन वाटर, NaCl इन वाटर, जब ऐसा केस आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्वस NaCl में आपका Na प्लस और Cl माइनस आयन की बजाय वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर का भी रिडक्शन या वाटर का ऑक्सीडेशन कैथोड और एनोड पे रिस्पेक्टिवली हो सकता है, तो वो हमें देखना होता है। तो उस केस में आप ना क्या करते हो, सभी आयंस का जिसका रिडक्शन हो सकता है, सभी एनायंस का जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है, वाटर के साथ उनका रिडक्शन पोटेंशियल कंप्लीट करके बताते हैं। तो ऐसा आपको याद नहीं रहेगा, मैं सिंपल मेथड सिखा रहा हूं आपको। देखो अगर आपको फर्स्ट ए, सेकंड ए या एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन गिवन है, ठीक, इनके केस में क्या होता है भाई, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो वाटर से कम होता है। तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होगा तो कौन रिड्यूस होगा, वाटर रिड्यूस होगा, और आपका कैथोड पे क्या होगा H2 गैस लिबरेट करेगा, क्या बनेगी H2 गैस बनेगी। ठीक, और अगर इसके बजाय मान लीजिए डी एंड पी ब्लॉक के कैटायंस है, डी एंड पी ब्लॉक कैटायंस, जैसे आपका कॉपर प्लस 2 हो गया या निकिल प्लस 2 हो गया, Ag प्लस है, Pb प्लस 2 है या Sn प्लस 2 है, इनके केस में इनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है। तो इनके कंपैरिजन में वाटर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी, और आपको पता है मेटल आपको एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा किस पे, कैथोड पे, यानी मेटल का आयन जो है वो मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। ठीक, तो ये तो हो गया कैथोड का काम। ठीक, अब आ जाते हैं एनोड पे। एनोड पे होते हैं एनायंस। देखो Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, ये क्या है, ये अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, और कोई भी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाना चाहता है, दूसरे को रिड्यूस करना चाहता है। तो ये क्या करना चाहेंगे, ये भाई बोलेंगे वाटर को तू रहने दे यार, हमारा अपना ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, और ऑक्सीडेशन का रिजल्ट इनका क्या मिलेगा, यहां पे आपको Cl2 ऑब्टेन्ड होगा अगर Cl माइनस है, Br2 अगर Br माइनस है, I2 अगर I माइनस है, तो ऐसे होगा। ठीक, सिमिलरली अगर इसके अलावा ऐसे आयंस आ जाए, सल्फेट आयन आ गया या नाइट्रेट आयंस आ गया, ठीक, या आपका क्लोरेट आयन आ गया या फॉस्फेट आयन आ गया, ये सारे अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या हम फर्दर इनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इनका ऑक्सीडेशन होने की बजाय एक्वस सॉल्यूशन में किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वाटर ऑक्सीडाइज होकर के क्या करेगा, O2 गैस देगा किस पे, आपका एनोड पे। समझे कि नहीं समझे, बोलो इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, तो ये होता है आपका। अब कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस का आता है, डायरेक्ट बिना आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने आपको बोला अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद नहीं है तब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान रखो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, रिडक्शन उसी का होता है जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा जिसका, और ऑक्सीडेशन जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा उसका होगा। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यही बोल दो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। अब सारे आपको रिडक्शन पोटेंशियल याद नहीं हो सकते, तो मैंने आपको क्या सिखा, देखो कैथोड पे अगर आपको फर्स्ट ए, सेकंड ए या एल्यूमिनियम प्लस 3 कैटायन गिवन है तो उस केस में वाटर का रिडक्शन हो जाएगा और H2 गैस रिलीज होगी।
और अगर यहाँ पे डी या पी ब्लॉक का कोई भी कैटायन है तो उस केस में वाटर का रिडक्शन कैथोड पे नहीं होगा, मेटल कैटायन का रिडक्शन होगा और मेटल आपको कैथोड पे ऑब्टेंड होगी, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एनोड की। एनोड पे क्या है, आपके एनायन होंगे, जैसे Cl Br I आयन है जो कि अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इनके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना कि वाटर का, और Cl2 Br2 I2 आपको ऑब्टेंड होगी। और अगर इनकी वजह सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोरेट, फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होता है भाई, वो सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इनका ऑक्सीडेशन होने की बजाय एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और O2 गैस ऑब्टेंड होगी। तो अब आप किसी का भी बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए भाई एक्वस NaCl, तो इस केस में आप बताओ कैथोड पे जल्दी से बताओ क्या होगा, Na+ आयन है तो एक्वस में है तो वाटर का रिडक्शन होगा, H2 गैस ऑब्टेंड होगी। कैथोड एनोड पे क्या होगा, Cl- है तो Cl भाई वाटर की बजाय क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा, Cl2 ऑब्टेंड हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए एक्वस आपको कॉपर क्लोराइड CuCl2 दिया जाए तो इस केस में आप क्या बोलोगे भाई, कैथोड पे तो क्या होगा, कॉपर +2 आयन है तो कॉपर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, वाटर का नहीं होगा क्योंकि डी ब्लॉक का कैटायन अब इस बार गिवन है, तो क्या मिल जाएगा, Cu ऑब्टेंड हो जाएगा। और एनोड पे क्या मिलेगा, वही Cl2 मिल जाएगा। यहीं पे अगर आपका एक्वस कॉपर सल्फेट होता तो इस केस में आप क्या बोलते, एक्वस कॉपर सल्फेट में कैथोड पे तो कॉपर ही मिलेगा, वहीं एनोड पे सल्फेट का ऑक्सीडेशन होने की बजाय वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, O2 गैस ऑब्टेंड होगी। ऐसी और अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए पूछ लिया AgNO3 का पूछ लिया, तो AgNO3 केस में कैथोड पे तो Ag डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पे बताओ नाइट्रेट आयन है, नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसमें क्या होगा, बोलो, यहाँ पे O2 गैस ऑब्टेंड होगी। ठीक, तो ऐसे आप देख के अब आराम से बता सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको मुश्किल से 4-5 मिनट में पूरा अच्छे से रिवाइज करा दिया। ठीक, तो ऐसे टेस्ट के थ्रू मैं आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद देखो भाई, यहाँ पे आगे बढ़ जाए। अब जैसे अब इसने पूछा था किसमें H2 कैथोड पे और Cl2 एनोड पे ऑब्टेंड होगी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, एक्वस NaCl का केस है और इसने पहला ही सेकंड ऑप्शन दे रखा है NaCl इन वाटर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आ गया आपका। ऐसे कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक, कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। आपको और दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये दे दिया एक्वस Na2SO4 दे दिया, तो बताओ एक्वस Na2SO4 में सोडियम का तो होगा नहीं, तो सोडियम का क्या कैथोड से क्या मिलेगा, कैथोड पे तो H2 गैस मिलेगी और एनोड पे सल्फेट का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, H2 और O2 ऑब्टेंड हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आगे इलेक्ट्रोलिसिस के आएंगे, मैं सीधा बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, अब मैं सीधे आपको रिजल्ट बताऊंगा। ठीक, देख लिया भाई, कुछ नोट करना तो कर सकते हैं, रिवीजन का सबसे आसान मेथड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट ऑन कैथोड वी गेट, भाई इस बार क्या दे दिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, ये मैंने अभी आपको करवाया था Na2SO4 है, बताओ भाई क्या मिलेगा, कैथोड पे तो क्या मिलेगा, H2 गैस, क्योंकि Na+ आयन क्या है, फर्स्ट का, उसका रिडक्शन होगा नहीं, वाटर का हो जाएगा। एनोड पे क्या होगा, सल्फेट आयन है, सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो O2 ऑब्टेंड होगा। तो इसने क्या पूछा था, ऑन कैथोड वी गेट H2 गैस, आंसर 2 आ जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, when the sample of copper with zinc impurity is to be purified by electrolysis the appropriate electrodes are, देखो सीधी सी बात है, जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस से प्यूरिफिकेशन करते हैं तो एक बात का ध्यान रखो, कैथोड किसका बनाओगे, प्योर मेटल का, और इम्प्योर का क्या बनाओगे, एनोड बनाओगे। जैसे यहाँ पे कैसे पता चला एनोड, ये बैटरी एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये कैथोड हो गया। ठीक, और ये एनोड हो जाएगा। और इसमें हम बोलेंगे कि ये तो हमारा क्या है, इम्प्योर कॉपर है, ये यहाँ पे प्योर कॉपर है। अब क्या होगा देखो भाई, इम्प्योर कॉपर पे ऑक्सीडेशन होगा, यहां से कॉपर 2+ आयन कॉपर +2 आयन में सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन से कॉपर +2 से रिड्यूस होकर कॉपर में यहाँ पे प्योर फॉर्म में डिपॉजिट होते रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो एनोड बनाया जाता है इम्प्योर मेटल का और कैथोड बनाया जाता है प्योर मेटल का, क्योंकि कैथोड पे जाकर के मेटल एटम्स
मेटल आयंस मेटल एटम की फॉर्म में डिपॉजिट होंगे, यानी प्योर फॉर्म में आपको ऑब्टेन होंगे इम्प्योर फॉर्म से, तो यहां जाकर के डिपॉजिट होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, प्योर का बनेगा कैथोड और इम्प्योर का बनेगा एनोड। अब देख लो, कैथोड किसका, प्योर का, एनोड किसका, इम्प्योर का। आंसर क्या आ जाएगा, 4। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई फिफ्थ क्वेश्चन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaOH 4 ग्राम ऑफ O2 गैस इज लिबरेटेड एट NTP एट एनोड, H2 गैस लिबरेटेड एट कैथोड इज। देखो सिंपल सी बात है, हम NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता है इसमें Na प्लस आयन है और OH माइनस आयन है, ठीक। तो भाई जब Na प्लस आयन होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसका तो रिडक्शन होगा नहीं कैथोड पे, किसका होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, और वाटर के रिडक्शन से हमें H2 गैस ऑब्टेन होती है, जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, OH माइनस आयन गिवन है, तो OH माइनस आयन का ऑक्सीडेशन होगा, उससे O2 गैस ऑब्टेन होगी। कैसे, वो रिएक्शन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे एनोड की रिएक्शन। क्या होगा भाई एनोड पे, ये जो OH माइनस आयन है इनका ऑक्सीडेशन होता है। कैसे, ये O2 फॉर्म करेगा, साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे, ठीक। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए, देखो इसको बैलेंस करने के लिए मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लिख लेता हूं, ठीक। अब इधर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 है, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 4, तो 4 हाइड्रोजन एटम हो गए बोथ साइड। ऑक्सीजन एटम देखो इधर कितना, 2 और 2 4, तो इधर भी कितना है, 4 ऑक्सीजन एटम, और इधर नेगेटिव चार्ज कितना है, -4, इधर भी कितना होना चाहिए, -4, हो गया बैलेंस। तो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम एक्वस NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 4 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो 1 मोल O2 का ऑब्टेन होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं 1 मोल O2 is obtained by passing, क्या लिख दोगे, 4 फेराड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब O2 कितना ऑब्टेन्ड हुआ वो देखो क्वेश्चन में, कितना, 4 ग्राम, तो इसके मोल्स फाइंड आउट कर लो। तो मोल्स फाइंड आउट करोगे कितना होगा, 4/32, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/8 मोल आ गया। तो आप लिखोगे 1/8 मोल O2 इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 4 into 1/8, दैट इज हाफ फेराड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो हमें यह पता चल गया कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ गई। तो अब कैथोड पे देख लो क्या हो रहा है। कैथोड पे आपको पता है वाटर का रिडक्शन होगा। वाटर का रिडक्शन कैसे लिखोगे, वाटर के रिडक्शन से आपको H2 गैस ऑब्टेन होती है, और साथ में क्या मिलेगा, OH माइनस आयन। और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब देखो उधर 4 हाइड्रोजन एटम, तो इधर भी 4 होने चाहिए, उधर 2 ऑक्सीजन एटम, इधर भी 2 ऑक्सीजन एटम है, और उधर नेगेटिव चार्ज 2 है, तो इधर भी 2 होना चाहिए। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो क्या बोलोगे आप बोलेंगे कि जब हम 2 यहां पे क्या बोलेंगे, जब हम 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो हमें 1 मोल H2 गैस का ऑब्टेन्ड हो रहा है, यही बोलेंगे। तो लिखो इसको, when 2 farad electricity is passed 1 mole H2 is obtained, ये लिख सकता हूं मैं। फिर क्या लिखोगे, 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो 1/2 मोल H2 ऑब्टेन्ड होगा, और यहीं पे अगर मैं हाफ फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करता तो कितना मोल ऑब्टेन्ड होता, 1/2 into 1/2 दैट इज 1/4 मोल H2, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1/4 इंटू NTP पे आपको वॉल्यूम बताना है, 22.4 लीटर होता है 1 मोल का वॉल्यूम, तो 1/4 मोल का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, तो कितना आ जाएगा 5.6 लीटर H2 एट STP। समझे कि नहीं समझे, बोलो, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। अब देखो कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, जब वो ये तो समझ जाते हैं कि O2 ऑब्टेन्ड होगा एनोड पे, है ना, H2 ऑब्टेन्ड होगा कैथोड पे, लेकिन उनको ये रिएक्शंस नहीं लिखनी आती, ठीक। रिएक्शन अगर नहीं लिखनी आती आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूं। देखो आप ऐसा लिखा करो भाई, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो ये O2 में जाएगा। अब कम से कम इनका ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करोगे तो 2O-2 जा रहा है किसमें, O2 में, क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये आपके कैथोड की रिएक्शन हो गई। अब देखो वही बात आई कि नहीं आई, कि 4 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 1 मोल O2 ऑब्टेन्ड हो रहा है, ठीक।
फिर आपके कितने मोल वो आप लिख लोगे, वो वहां पे मैं सिखा चुका हूं। अब ऐसे ही ये तो आपने एनोड की रिएक्शन लिखी, सॉरी कैथोड की अगर लिखनी हो, सर हमें ये रिएक्शन याद नहीं रहती, कोई बात नहीं, आपको ये तो पता ना, H प्लस आयन है, किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके H2 में जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब इसको बैलेंस कर दो, 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल H2 बना रहा है, ठीक, यानी 2 फेराड पास कर रहे हो तो 1 मोल H2 ऑब्टेंड हो रहा है। वही बात आई कि नहीं आई, 2 फेराड पास कर रहे हो 1 मोल H2, 1 फेराड से हाफ होगा, और यहाँ पे हाफ मोल से कितना होगा 1/4 मोल H2। ऐसे कर सकते हो अगर आपको पूरी रिएक्शन याद ना रहे तो। समझे कि नहीं समझे? ये आपके बेसिक ऐसे क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, लिख लो इसको जल्दी से, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं, ये अब इसका आंसर क्या आएगा, 5.6 लीटर एट एनटीपी, आंसर इसका 2 लिख लेना, ये मैं लिखना भूल गया था, ठीक। फिर आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। A current of 0.5 ampere is passed for 30 minutes through a voltmeter containing copper sulfate solution. Find the weight of copper deposited. भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको ना चार्ज पास फाइंड आउट करना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू होता है IT, I कितना 0.5, टाइम कितना 30 मिनट है, सेकंड में लिया जाता है, 30 इंटू 60 कितना जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये 1 0 तो कैंसिल हो जाएगी, और ये 5 6 का 30 आ जाएगा दोबारा, 30 30 जा 900 ये आ जाएगा। तो ये कूलोम में आया आपका चार्ज। और जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं किस में करते हैं, फेराड में करते हैं। तो इसको एक काम करो आप 900 बाई 96500 इससे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा फेराड में, यानी 9/965 आ गया, इतना फेराड। बोलो कोई डाउट नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद देखो, अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर डिपॉजिट हुआ है, तो कैथोड पे रिएक्शन हुई होगी, कॉपर +2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा, कॉपर में जाएगा, यानी आप बोलेंगे 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 1 मोल कॉपर ऑब्टेंड हुआ। 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास की होती तो हाफ मोल कॉपर ऑब्टेंड होता, और कितना फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास की गई वो हम समझ चुके हैं, 9/965 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, तो इतना 1/2 इंटू 9/965 इतना मोल कॉपर आपको ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसने क्या लिखा है, ग्राम्स में लिखा है, तो ग्राम्स में लिख रहा है तो एक काम करो 1/2 इंटू 9/965 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है 63.5 या 63 लिख सकते हो, तो इतने ग्राम कॉपर आपको ऑब्टेंड हो जाएगा। अब इसको आपको पूरे को सोल्व करना पड़ेगा, कहीं पे कोई हिंट मिल रहा है क्या, 7 पे काट के देखेंगे, 7 पे या 9 पे तो नहीं कटेगा, ये 9 पे लगभग जाएगा, जैसे 9 1 जा 9, फिर 0 9 7 जा पे चला गया, ठीक। और अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे किस पे, 16 पे, 16 7 जा तो 112। एक काम करो इसको अप्रोक्स काट लो, अप्रोक्स 32 पे लगभग ले लिया हमने, ठीक। तो 32/107, तो इसको किस पे काटे हम, अब इसको 108 लिख लें, और 108 लिख के इसको हम काट सकते हैं किस पे, 4 पे कैंसिल करते हैं, चलो 4 8 जा, और इसको लिख देंगे 4 2 जा, और बच गया कितना 4 7 जा, 8/27। इसको अगर अप्रोक्स सोल्व करोगे 0.027 2 जा कितना होता है, 27 2 जा होगा आपका 54, और बच जाएगा कितना 26, फिर 29 जा पे जाएगा, 0.29 ग्राम कॉपर आ जाएगा अप्रोक्स, ठीक। तो आंसर चेक करो 0.29, ये आपका थर्ड आंसर आ रहा है, 0.296 ग्राम, आंसर इज थर्ड। कर देंगे भाई ऐसे सोल्व, तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन से सोल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 11.2 ग्राम सोडियम इज। अब देखो, अब मेरा मजाक हो रहा है, ये मेरा मजाक, ये मेरा सरासर मजाक है, क्यों भाई, ये देखो ये रिएक्शन होगी इसकी कैथोड पे, तो 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 1 मोल सोडियम मिल रहा है, 11.2 ग्राम यार, 11.5 ग्राम यार, डिवाइड बाय 23 कितना, हाफ मोल सोडियम आया कि नहीं यार, ठीक। आप सीधा बोल दो 1 मोल सोडियम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है 1 फेराड, हाफ मोल सोडियम कब ऑब्टेंड होगा, जब हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हाफ फेराड, यानी इक्वल टू 0.5 फेराड, आंसर 1 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो कोई डाउट
नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ फेराड इज नीडेड टू रिड्यूस 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर प्लस 2 टू कॉपर मेटल विल बी। ध्यान देना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने आपको क्या लिख के दिया है, 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो 4 ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको ऑब्टेन करने हैं, सीधा ध्यान रखो 4 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। कोई भी मेटल दिया आपको, उसका बोल दिया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या सीधा लिख के देते 1 इक्विवेलेंट ऑब्टेन हो रहा है, यानी उसमें से 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, यही फेराडे का लॉ था। ठीक, अगर आपको बोल दे कि 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑब्टेन करने हैं तो 10 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करो। अगर आपको बोल दे 50 ग्राम इक्विवेलेंट ऑब्टेन करने हैं तो 50 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करो। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कोई डाउट नहीं है। अब मान लीजिए आप ये भूल जाते हैं कि सर ने यार बताया तो था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जितने ग्राम इक्विवेलेंट आपको मेटल ऑब्टेन करना है उतने फेराड इलेक्ट्रिसिटी आपको पास करनी पड़ेगी, लेकिन आप पेपर में मान लीजिए भूल गए। लेकिन एक चीज तो आपको हमेशा याद रहती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू n इंटू n फैक्टर होता है, ये सबको याद रहता है। और यहाँ पे कॉपर प्लस 2 में है, कॉपर क्या है भाई, कॉपर प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है, तो इसका n फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो क्या लिखेंगे, 4 फेरा, यहाँ पे इसको थोड़ा साइड लेके चलते हैं, यहां पे करते हैं इसको, कितने ग्राम इक्विवेलेंट बोला है, 4 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने, n फैक्टर कितना, 2, n इक्वल टू कितना आ गया, 2 मोल आया कि नहीं आया। तो मैं अब यहां से लिखूंगा 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, किसके लिए, 1 मोल के लिए। अगर 1 मोल कॉपर मुझे ऑब्टेन करना है तो 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। 2 मोल अगर मेरे को ऑब्टेन करना है कॉपर का, 2 मोल कॉपर रिक्वायर्ड है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, 2 इंटू 2 यानी 4 फेराड। बोलो, कोई डाउट है क्या? फिर भी आंसर वही आ रहा है। ठीक, तो अगर आप मोल से कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको डिपॉजिट करना है कैथोड पे या एनोड पे, चाहे गैस है, चाहे मेटल है, चाहे कुछ भी है, तो उसके लिए उतने एक फेराड आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। यानी n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट n इलेक्ट्रोड बाय पासिंग n फेराड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और नहीं, मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता हूं जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, मैं कोई और चक्कर में नहीं पड़ता, मेरे को तो यही आदत है और यही मैं सिखाता हूं, यही मैं समझाता हूं। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डिपॉजिट। बोल रहा है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, भाई सीधी सी बात है, 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करो, कितना डिपॉजिट करेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर। ये तो ऐसे कर लो, जैसे मैंने बोला जितने फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना उतने ग्राम इक्विवेलेंट आपको सब्सटेंस ऑब्टेन होगा इलेक्ट्रोड पे, इसमें कोई डाउट नहीं। या आप एक काम करो, ऐसे करते हैं भाई, सीधी सी बात है, कॉपर प्लस 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा, कॉपर में जाएगा। ये लिखोगे रिएक्शन, 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास की, कितना मिला, 1 मोल कॉपर मिला। 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास की, हाफ मोल कॉपर मिला। और हाफ मोल कॉपर का आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना चाहो, n इंटू n फैक्टर होता है, ऐसे कर लो। n कितना, नंबर ऑफ मोल्स, हाफ है, और n फैक्टर कितना है, इसका n फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन जितने गेन हो या लॉस हो वही क्या होता है, n फैक्टर होता है। तो 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये भी ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, सही है कि नहीं है, सॉरी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो आंसर कौन सा जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। देखो इसने यहां लिख रखा 1 ग्राम एटम, इसका मतलब होता है 1 मोल कॉपर, कहीं ये आंसर कराओ, ऊपर वाला और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सेम है। ठीक, समझे कि नहीं समझे, तो आंसर आ गया आपका 4th। ठीक, इसको लिख सकते हो, 9th हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम AgNO3। भाई Ag प्लस है,
ये एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, Ag में। ये कितना ग्राम है, ये आपका कितना है 108 बाई 108 इक्वल टू 1 मोल Ag हो गया ना। तो इस रिएक्शन से आप क्या लिखोगे, 1 मोल Ag is deposited by 1 farad इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, कहां आ रहा है 1 एम्पियर 1 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन 1 फैराड। आंसर क्या जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आपका 10 था। ठीक, नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ following salts are electrolyzed for 1 hour with 10 ampere current. Which solution will deposit maximum mass of the metal at the cathode? ठीक, the atomic weight are given। ठीक, सबसे पहले देखो भाई आपको ना चार्ज फिक्स हो गया, Q कितना है, Q पता कितना हो गया, 1 आवर के लिए 10 एम्पियर चार्ज पास किया गया, 10 इंटू ठीक 60 इंटू 60 इतना कूलम, ये आप लिख दो 10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 96500 फेराड। ठीक, ये आ गया आपका चार्ज। अब एक बात बताओ, चार्ज सबके लिए सेम है तो चार्ज से तो अपना मतलब ही नहीं है, वैसे भी अपना मतलब है रिएक्शन से। जैसे अब अगर यहां पे मैं लिखूं किसका, पहले ये सभी का दे रखा है एटॉमिक वेट ऑफ आयरन, अच्छा ये दे रखा है, पहला देखो जिंक +2 दे रखा है, जिंक +2 से क्या करेगा 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी लेके किस में जाएगा, जिंक में जाएगा। ठीक, एक बार 2 फेराड यहां पे ऐसे लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लेके। एक बार अगर हम इसको लिख ले कि ये सब में एक एक फेराड इलेक्ट्रिसिटी दी गई, ऐसा लिख ले तो आप पता क्या लिखोगे, 2 फेराड से जिंक का 1 मोल ऑब्टेंड हुआ और 1 फेराड से कितना हुआ भाई 1/2 मोल जिंक। ठीक है, और अगर आप ऐसा लिख ही रहे हो इससे आप ये भी लिख सकते हो Q फेराड पास करने से कितना 1/2 Q/2 मोल जिंक का, Q/2 मोल जिंक यानी Q/2 मल्टीप्लाई बाय 56 ग्राम जिंक, आप ये लिख सकते हो। और अगर आप बाकी सबके लिए भी ऐसे ही लिखना स्टार्ट करोगे तो सेकंड के लिखोगे Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में जा रहा है तो 3 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 1 मोल Fe ऑब्टेंड हुआ, जबकि आप यहाँ पे अगर 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे 1/3 मोल Fe ऑब्टेंड होगा, और अगर आप Q फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे Q/3 मोल Fe दैट इज इक्वल टू Q/3 गुणा में 56 नहीं, यहाँ पे तो कितना होता है यार जिंक का, ये तो मैंने उसका लिख दिया आयरन वाला लिख दिया, जिंक का 65 उल्टा लिख दिया, 56 तो यहाँ आएगा, इतना ग्राम Fe आ गया। अब थर्ड में लिखो भाई, थर्ड में क्या है HF+4 में है तो HF क्या करेगा +4 से 4 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा, HF में जाएगा, तो ये HF बनाएगा ऐसे। ठीक, तो 4 फेराड पास करोगे तो 1 मोल HF ऑब्टेंड हुआ, और अगर आप 1 फेराड पास करोगे 1/4 मोल HF ऑब्टेंड हुआ, Q फेराड पास करोगे Q/4 मोल HF यानी Q/4 इंटू में इसका मास 1 मोल का 170 ग्राम HF इतना ऑब्टेंड हुआ। ठीक, अब सबसे लास्ट पे आ जाओ, कौन AgNO3। फोर्थ पे आओ, Ag प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके Ag में जाएगा तो आप बोलोगे 1 फेराड से 1 मोल Ag और Q फेराड से Q मोल Ag यानी 108 ग्राम, यानी Q इंटू 108 ग्राम Ag। अब देखो बाकी सब में क्या है, Q/2 इंटू 65, Q/3 इंटू 56 ग्राम Fe, Q/4 इंटू 178, यहाँ Q इंटू 108 ग्राम Ag। तो सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, फोर्थ वाले में। इसने यही पूछा सबसे ज्यादा मास किस में ऑब्टेंड होगा, आंसर 4 आ जाएगा। ठीक, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना जैसे मैंने किया है, मैंने तो आपको समझाया है, वहां पे आपको यहां से समझ आ जाना चाहिए, माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए ऐसे, है ना। इतना लिख के देखो तो फिर थर्ड अटेम्प्ट में करना इसको, सबसे लास्ट अटेम्प्ट में, ठीक है ना। लिख लो अगर कुछ लिखना है तो, बाकी आपका तो ये होना चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ पे सीधा सा आप एक बात बताओ, ये जब सेम है तो आप इसको
क्यू क्यों लिख रहे हो, इसको 1 फैराड लिख लो ना यार। मान लो 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी दी गई कि उसने बोल देना सब में इतना पास किया गया, या ये बोल दे सबको सीरीज में कनेक्ट किया गया, चार्ज सेम हो जाएगा। तो चार्ज जब सबके लिए सेम है तो क्यू थर्ड लाइन क्यों लिखनी, 1 फैराड ही मान लो ना सबके लिए यार, बराबर ही तो बात पड़ेगी। तो 1 फैराड के अकॉर्डिंग करोगे, इसका हाफ मोल होगा यानी 1/2 इंटू 56, इसका 1/3 मोल होगा 1/3 इंटू 56, सॉरी 1/2 इंटू 65, ये 1/3 इंटू 56 हो जाएगा। इसका 1/4 मोल ऑब्टेंड होगा, इसका पूरा 1 मोल ऑब्टेंड होगा। तो देख लो 1 मोल का मास, मोल्स आ गया आपके पास, मास किसका सबसे ज्यादा आएगा, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, द रेजिस्टेंस ऑफ, यहां पे ना ये पॉइंट दिख नहीं रहा, ये 0.01 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन है। एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओम, सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी सेल इज 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज, सीधी सी बात है, आपसे ना पूछा गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो क्या होता है K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी गिवन है, कितना गिवन है, नॉर्मलिटी इक्वल टू 0.01 नॉर्मल गिवन है। फिर साथ में देखा है R कितना 200, और साथ में देखा है सेल कांस्टेंट G स्टार, कितना देखा है 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो क्या होता है, हम K क्या लिखते हैं, K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार लिखते हैं। दिस इज कंडक्टेंस और दिस इज ये आपका सेल कांस्टेंट। इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन R इंटू G स्टार। ठीक, दिस इज K, और K की वैल्यू आपको चाहिए तो ये G1, ये कितना आ गया 1/200 आ गया K की वैल्यू, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो 1/200 गुणा में 1000 डिवाइड बाई 0.01 नॉर्मल, ये है। इसको पॉइंट को हटाओ और ये कैंसिल हुआ 500 पे, कितना आया 5 इंटू 10 की पावर 2। इसको लिख दोगे आप ओम इनवर्स लिख दो, ऐसा इसने ओम इनवर्स लिखा, वैसे साइमन भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा। कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, आंसर 1। वेरी इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक, 12th भी हो गया भाई आपका। नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन, which of the following expressions correctly represent the equivalent conductance at infinite dilution of Al2SO4 thrice, given that Al aluminium plus 3 का ये लैम्डा नोट दे रखा है एंड लैम्डा नोट सल्फेट का द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द आयंस रिस्पेक्टिवली। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है ना, ये देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 थ्राइस। तो इसमें जैसे मोलर कंडक्टेंस में हम क्या करते हैं, आयंस की मोलर कंडक्टेंस दी गई है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आयंस कितने एक मॉलिक्यूल में, ठीक, और उनको सम कर देते हैं। लेकिन यहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में है ना, इनफैक्ट ये उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, आप सीधा लिखोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। यानी कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, इसको ना, इसको यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक, समझे कि नहीं समझे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो भी कैटायन की और एनायन की दी है, कैटायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये एनायन की, दोनों सम कर दो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगी सॉल्ट की। यानी वहां पे कितने कैटायन है कितने एनायन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। लेकिन मोलर कंडक्टेंस में आपको क्या लिखना होता है भाई, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एनायन कितने हैं। ठीक, ऐसे करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये तो सेकंड आ जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपसे ओनली पूछी गई थी। 13 हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू molten aluminum chloride 11.2 liter of Cl2 is liberated at NTP at anode. The quantity of aluminum deposited at cathode is, भाई क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, उसमें ये बोल रहा है कि 11.2 लीटर Cl2 ऑब्टेंड हुई है। तो सीधा लिखो ना, ऐसे लिख लिया करो, Cl माइनस क्या है भाई, Cl2 में गया, कैसे, अगर इसको बैलेंस कर दो, ये बैलेंसिंग हो गया ऐसे भाई। 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की होगी तो 1 मोल Cl2 ऑब्टेंड हुआ होगा। ठीक, या यूं बोल दो 1 मोल Cl2 इज ऑब्टेंड बाय पासिंग 2 फेराड इलेक्ट्रिसिटी, ये लिख सकते हैं। अब मैं यहां पे 11.2 लीटर का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 22.4, दैट इज हाफ मोल
Cl2 इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कितना 2 into हाफ दैट इज 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया कि नहीं? आप तो अब देखो एल्यूमिनियम +3 है, एल्यूमिनियम +3 3 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा? एल्यूमिनियम में गया होगा, कैथोड पे डिपॉजिट हुआ होगा। 3 फैराड इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं 1 मोल एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड होता है। 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे 1/3 मोल एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड होगा। 1 बाई कितना, बस 1 ही दे रखा क्या? सही है, 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। तो 1/3 मोल एल्यूमिनियम, यानी मास पूछ रहा है 1/3 एल्यूमिनियम का मास होता है 27, दैट इज 9 ग्राम एल्यूमिनियम आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक, ये हो गया 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर रिस्पेक्टिव एसआई यूनिट्स आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर। पहले देखो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की यूनिट है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है कप्पा, कप्पा यानी के, और K इज इक्वल टू होता है, K इज इक्वल टू होगा, बोलो G इंटू जी स्टार, मुझे याद है। ठीक, G की यूनिट होती है साइमन और G स्टार की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। जैसे ये मीटर इनवर्स लिख रहा है तो मीटर इनवर्स लिख लो, या आप इसको और लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। लेकिन इसने पहले ही ऑप्शन में क्या लिखा? साइमन इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो कंडक्टेंस, इसकी साइमन सही है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, देखो अब आपकी आती है मोलर कंडक्टेंस, इसकी होती है K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। इनकी यूनिट अगर लिखोगे इसकी क्या आएगी? यहां पे या तो ओम इनवर्स लिखो, ओम इनवर्स लिख सकते हैं साइमन मोलर स्क्वायर, और सॉरी मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसकी आएगी साइमन मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आ जाएगी। चेक कर लो, ये सही है, ये भी सही है, बी सी डी सही है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। रॉन्ग उसने पूछा था, आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट 16, व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट दिस डाइल्यूशन एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर। भाई आपको दोनों दे रखी है, तो अल्फा पता क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसको नोट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। यहां पे अगर आप नोट भी सिंबल लगा दोगे ना, जीरो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो कंसंट्रेशन बोल दो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दो। तो ये कितना दे रखा है? ये 148 दे रखा है, और ये 398 दे रखा है। ठीक, तो अल्फा परसेंट में फाइंड आउट करना है, 148 डिवाइड बाई 398 मल्टीप्लाई बाई 100, इतना परसेंट आ गया। अब सोल्व करना है, एक काम किया करो, अप्रोक्सीमेशन ले लिया करो, ऊपर लिख दिया 150 और नीचे भी लिख दिया 400 और गुणा में कर दिया 100। सोल्व करो, 4 दिया 12, बच गए कितने? 2 नहीं 3, 4 7 28, बच गए कितने? 2, 4 5 20, 37.5% अप्रोक्स आएगा ये। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 37 में एक में ही नजर आ रहा है, वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट